आज हम लोग लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे कि डायमेंशंस होती क्या हैं। तो डायमेंशंस, अभी तक हम लोग यूनिट्स के आसपास घूम रहे थे कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। इससे जुड़े कुछ सवाल कराऊंगा। मैं सवाल अभी से वही लूंगा जो 9th 10th की फिजिक्स के बेसिस पे होंगे, लेकिन फिर एक जेई एडवांस के रेलिवेंट एक बहुत प्यारी बात करूंगा डायमेंशनलेस और यूनिटलेस की, जिसका फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों बातें अलग होती हैं। चलो स्टार्ट करें। चलो भाई शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। ये वीडियो होगा छोटा सा, जहां पे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डायमेंशंस होती क्या हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। मैं डायमेंशंस के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सीधा डेफिनेशन पे चलते हैं डायमेंशंस की। ठीक है, डायमेंशंस देखो। डायमेंशंस, अब डायमेंशन सुन के कहीं आपके दिमाग में 1D 2D 3D तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ऐसा कुछ आता है। अरे वो तो डायमेंशंस होती है, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में इसका मतलब कुछ और है। चलो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। द वैल्यू ऑफ द exponent to the base quantity for any physical quantity is known as dimensions. So what do we mean? Let me just read the definition for you once. The value of the exponent to the base quantity for any physical quantity is known as dimensions. अब देखो बेस क्वांटिटी क्या है? वो वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारी 7 है। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए ना कुछ हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ना हमने डिनोट करने के लिए कुछ एब्रीविएशंस तैयार करे हैं। अब इसकी मदद से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि डायमेंशंस होती क्या। अभी ये डेफिनेशन लिख लो, अभी फील दिलाऊंगा। सबसे पहले 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी। हाँ जी लिखो। सबसे पहली हमारी मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अभी ये लिखो एब्रीविएशन, फिर मैं बताता हूं कि इसका डायमेंशन का मतलब क्या होता है। और इसके बेस पे हम 2 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मास क्या दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। अब आप कहोगे व्हाई डोंट वी इंक्लूड ब्रेथ एंड टाइम? तो हम लोग ब्रेथ और टाइम क्यों लेते हैं? अरे लेंथ ब्रेथ टाइम सबको एक ही में तो मेजर करोगे। डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल? चलो अब टाइम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। लेंथ, टाइम और मास, ये तो मेन बात है। चलो अब कैसे करोगे? सोचो, एक चीज को सोचो। मास, लेंथ, टाइम तो मेन चीजें हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी कुछ होता होगा। एक तो हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका काम यहां कुछ भी नहीं है। आप इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा थोड़ा बहुत, और वो भी इसका ज्यादा काम नहीं है। चलो बड़े आगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पांचवा क्या होगा बताओ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पांचवा क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे भी हम इसको MOL मोल से ही डिनोट करेंगे। चलो जी छठा, ये इनके एब्रीविएशंस हैं। अब इनका मतलब अब समझाऊंगा कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं इनसे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्सपोनेंट डायमेंशन क्या होता है। इसके बाद क्या आता है? एक क्वांटिटी आती है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम देखो, या तो हम इसको के से डिनोट करते हैं या थीटा में। ये देखो बुक्स टू बुक डिपेंड करता है। कुछ बुक्स में के लिखा होता है, कुछ में थीटा लिखा होता है। आप लोग वो लेना जो स्टैंडर्ड आपका स्कूल में इस्तेमाल होता है। बाकी जेई में तो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, उसका सातवां आपको क्या होगा बताओ? सातवां आपको होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो इलेक्ट्रिक करंट में भी कई जगहों पे ए यूज होता है, क्योंकि ए एम्पियर के लिए होता है, तो उसी को इन्होंने उठा के सीधा यहां रख दिया। और काफी जगहों पे करंट का देखो, इलेक्ट्रिक करंट को आई कहते हैं हम लोग, तो ये सीधा काफी जगहों पे आई यूज करते हैं। तो डिपेंड फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। तो इस तरीके से हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने एब्रीविएशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे आप पकड़ो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
अब डिस्प्लेसमेंट को आप किसमें मेजर करते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई लंबाई है, लेंथ में मेजर करोगे एल। ठीक है, इस एब्रीविएशन में अगर हम इसको लिखें टाइम, टाइम को आप डिनोट करोगे टी से। तो देखो वेलोसिटी क्या बन गई? L1 टी की पावर -1। हाँ जी। अब द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट्स की जो बेस क्वांटिटी के एक्सपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है? अब इसकी डायमेंशन बताओ। टू दी बेस क्वांटिटी फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी तो हमारी यही 7 है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेस की तरह क्वालिफाई करती हैं, वो यही 7 है। हाँ जी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में घुसा पिछा के। अब देखो इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू, जो बेस है यहाँ पे हमारी बेस क्वांटिटी, उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू। अच्छा, तो लेंथ में इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इन लेंथ के टर्म्स में क्या है? 1। और डायमेंशन इसकी टाइम के टर्म्स में क्या है? -1। तो एक फर्क समझ में आया? मतलब इस एक्सपोनेंट की वैल्यू, जब आप इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखोगे तो इन एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? एक्सपोनेंट की वैल्यू को ही हमने क्या नाम दे दिया? डायमेंशन नाम दिया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? रब कर देता हूं इसको, फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, हम लोग आज से बेसिक बातें ही करेंगे। लास्ट में जो बात है ना, वो एकदम क्रक्स है इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स वही है। अगर किसी ने वो समझ लिया, उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने वो समझ लिया, लास्ट वाला टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं पहले एग्जांपल्स लूंगा, लेकिन पहले आपको डायमेंशंस की फील दिला देते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डायमेंशंस के टर्म्स में डिनोट करते हैं। एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादातर केसेस में आप यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ज्यादातर केसेस में आप यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। सिर्फ कुछ लास्ट में एक्सेप्शन समझाऊंगा मैं आपको। जहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पलट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो बड़े आ गए। हाँ जी, आ जाइए। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, चलो सबसे पहला तो आंसर वेलोसिटी का ही दिया था, जिसकी वैल्यू है L1 टी की पावर -1। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? L के टर्म्स में 1 और T के टर्म्स में -1। चलो बढ़िया। ऐसी अब हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले चलो एरिया पकड़ते हैं। एरिया, एरिया बताओ। एरिया देखो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आप सर्कल का बोलो पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप इसको भी किसमें डिनोट करते हो? एल में ही तो डिनोट करोगे। इसको आप एल में ही तो डिनोट करोगे एरिया को, कि एरिया का डिनोट क्या होगा? बताओ, ये लेंथ को आप कैसे डिनोट करोगे? एल से। ब्रेथ भी एल से। तो वैल्यू क्या आ गई? एल स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या है? ये एक्सपोनेंट है बेस क्वांटिटी का 2। इसकी डायमेंशन क्या है लेंथ में? 2। ऐसी वॉल्यूम पकड़ो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखो इसे यूनिट से भी ले सकते हो आप, ज्यादातर किसी में यूनिट से भी डायरेक्ट करोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब सेंटीमीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है, या मीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। ये आपको क्या हेक्टेयर? अरे भाई वो भी तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर स्क्वायर में तो लेंथ के टर्म्स में इसकी यूनिट। तो लेंथ का क्या है? ऐसी वॉल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके की होती है। तो ये क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। तो इसकी डायमेंशन क्या है? 3। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट से पकड़े तो एल इसकी डायमेंशन, और इन्हें ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। ये चीज याद रखो, ऐसे ब्रैकेट में डायमेंशंस को इंक्लूड करा जाता है। एल, ब्रेथ में भी एल, और इसमें भी एल। अब ये तो मैं लिखने की फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, वरना समझ तो आपको आ गया। इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इट इज कॉल्ड? डायमेंशंस। इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एकदम क्रिस्टल क्लियर। वॉल्यूम, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम। चलो, और कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। जैसे वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है, तो हम स्पीड पकड़ते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस किस में होगा? एल में। और टाइम किस में होगा? टी में। तो L1 टी की पावर -1। तो इसकी डायमेंशन क्या है? 1 और टी की पावर -1। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डायमेंशन सेम है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी। देखो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है।
एक डिस्प्लेसमेंट फोकस्ड है और दूसरी डिस्टेंस फोकस्ड है, फिर भी इनकी डायमेंशंस सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों के डायमेंशन सेम हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो दोनों न्यूमेरिकली भी बराबर होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो। इसको आप देखो कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड, या क्या लिखते हो इसको, मीटर इसकी पावर -1, और देखो मीटर क्या लेंथ की L1, सेकंड क्या टाइम की t की पावर -1। ये ज्यादातर केसेस में ये काम कर सकता है, मोस्ट केसेस में, आप रिवर्सिबिलिटी लगा सकते हो कि आप यूनिट्स की मदद से डायमेंशंस तक पहुंच जाओ विदाउट नोइंग द एक्चुअल फॉर्मूला। देखो मैं तो आपको फॉर्मूले के साथ डेराइव करनी सिखा रहा हूं, या आप डायमेंशन से यूनिट्स तक पहुंच जाओ मोस्ट केसेस। ये कब है, 99% टाइम्स है, लेकिन 1% टाइम ये भी गलत हो जाता है। वो कब होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आप यूनिट्स टू डायमेंशन आगे पीछे कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब क्या, अब भाई अब निकाल के देखते हैं हम थोड़ा सा बड़े आगे। अब एक्सेलरेशन की निकाल के देखते हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। एक्सेलरेशन, फिर पहले चैप्टर में डायमेंशंस का काम खत्म, हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस ध्यान नहीं बताओगे, अरे भाई उस पर अलग लेक्चर बनाऊंगा वेरीफाई कराने के लिए, आपको सीधे सिखाने के लिए। और डायमेंशनली करेक्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से सीखी अभी। डायमेंशनल एनालिसिस में तो मेन तो डेराइव होता है, होमोजेनिटी होता है। चलो बढ़े आगे, 4 एग्जांपल हो गए। पांचवा हमने लिया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी माइनस यू बाय टी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। हाँ जी। अब देखो सबसे पहले एक बार यूनिट से डायरेक्ट करने की कोशिश करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का माइनस होता है, ठीक है। अब मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, L1। टाइम की पावर क्या है, -2। आप कह रहे हो आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, जैसे किताबों में लिखा होता है MLT के या थीटा, फिर एम्पियर, मोल, कैंडेला, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे आप? कि अगर ये MLT, बहुत सी जगह पे ऐसे लिखा मिलेगा M0 L1 t की पावर -2 K0 या थीटा 0, इसको दोनों को 0 से डिनोट कर लो, एम्पियर 0, मोल 0, कैंडेला 0। अरे भाई मैं ऐसे लिख के टाइम खराब नहीं करता, आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये लिख लो भाई, M0 L1 t की पावर -2। अगर किसी चीज में जीरो है पावर, अगर किसी चीज की पावर 0 है, जैसे यहाँ पे देखो किलोग्राम का कोई टर्म नहीं है, तो अगर मैं केजी की पावर 0 लिख भी देता तो क्या होता, 0 क्या होता 1। तो यहाँ पे भी इसका कोई मीनिंग नहीं, आप सिर्फ ये हिस्से को देखते हैं। अगर कोई भी दो ऑप्शंस में ऐसा और ऐसा, तो देख लेना कि m पे कोई पावर चढ़ रही है, तो भाई वो गलत हो जाएगा। अगर 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो अब हम इसे वैसे कैसे डिराइव करेंगे, बाकी देखो ऊपर क्या है, वेलोसिटी की पहले डायरेक्ट करा LT की पावर -1, नीचे टाइम की वैल्यू क्या है t। अब देखो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -1 ऊपर जाके तो t की पावर -1 प्लस में -1, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, LT की पावर -2। सिंपल, ठीक है। ऐसी एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकल गई। डायमेंशंस में क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या है 1 और ये -2, बेस क्वांटिटी का एक्सपोनेंट इनकी डायमेंशन है। ऐसे अगर पूछ ले मास में कितनी है तो 0, के में पूछ ले 0, ए में पूछ ले 0, ए या आई, कुछ भी लिखो आप लोग, ए या आई आपकी इच्छा। मोल में पूछ ले 0, कैंडेला में पूछ ले। समझ में आ गई चीज? हाँ जी। अब आ जाओ ऐसी फोर्स पे। फोर्स को देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आप क्या लिखोगे, m, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, एल टी की पावर -2। अब बहुत सी जगहों पे अगर मान लो ऐसे लिखो 1 गायब कर दे, तो क्या गलत हो गया? अरे नहीं, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि 1 अगर आप ना लिखो तो इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल पावर उसकी 1 होगी एक्सपोनेंट की, क्यों आपकी 1 की पावर 1 को क्या लिखते हो, 1 ही तो लिखते हो, 2 की पावर 1 को 2 ही लिखते हो। तो ऐसी एल की पावर 1 को एल ही लिखोगे तो एल ही रह सकता है। लेकिन अगर एम की पावर 0 है तो वो 0 के 1 ना लिखे, कुछ भी ना लिखे, तो क्या 0 माननी होगी? नहीं भाई, अगर कुछ नहीं लिखा तो वो 1 होती है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है एल की पावर तो एल ही होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एल टी की पावर -2, बस इतना लेके छोड़ दे। ठीक है। अब देखो मास एक्सेलरेशन की ये हो गई डायमेंशंस।
mLt की पावर -2। समझ में आई मेरी चीज? बताइए जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। और आपको कुछ चीजों की डायमेंशन तो याद होनी चाहिए। अब देखो m1 l1 लिखेंगे, मैंने mLt की पावर -2 लिख देखिए, t की डायमेंशन -2, n की 1/1 नेचुरली। चलो 7वां, वर्क। वर्क क्या है? फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों। अब देखो इसकी वैल्यू mLt की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट l में ml²। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनते रहो, ml² t की पावर -2। अब देखो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डायमेंशन या यूनिट सेम है तो इसका कतई मतलब नहीं, कभी भी मतलब इसका ये नहीं। और इसको क्या नाम दिया गया है? ये किसकी जी? न्यूटन की। ये किसकी जी? जूल की। जूल की डायमेंशन है। कन्वर्जन भी मैं चाहता था यहीं सिखाता, लेकिन वो कहीं और सिखाऊंगा, किसी और में, आगे लेक्चर में। अब देखो mLt की पावर -2, ये भी l है, हाँ जी, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा अलग है, हाँ जी, लेकिन इनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। ऐसी मैं कहीं पे जगह मिल जाए तो पावर ऊपर ले लेता हूं, ठीक है? पावर लेंगे, पावर, पावर, अच्छा पावर लेंगे आप। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर। पावर की यूनिट्स होती है हॉर्स पावर। कोई कह रहा है हमारी गाड़ी में 500 सीसी का इंजन है, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पकड़ो इस चीज को, मैं तो कह रहा हूं बेसिक बेसिक बातें तो याद ही रखा करो। पर यूनिट टाइम t। अब ये क्या होगा? t की पावर -2 -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ml² t की पावर -ऑफ, डायमेंशन क्या? m में 1 l में 2 t में -3, m में 1 l में 2 t में -3। समझ में आ गया? वर्क, पावर, एनर्जी। चलो समझ में आया था? आई एम रियली सॉरी। अब थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, इसके आगे तो क्या आता है? साउंड वाउंड आता है, उसमें कुछ नहीं। लाइट रे ऑप्टिक्स में सेंटीमीटर मीटर में बात आती नहीं, 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 नहीं। ह्यूमन आई पे नहीं, 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 नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मैंने चैप्टर। चलो अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो मुझे चार्ज की यूनिट बता, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट। और आपको पता है आप इसे कैसे भी निकाल सकते हो पावर को। देखो क्या होता है एनर्जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, हाँ जी। टाइम क्या होता है? सेकंड, हाँ जी। तो आप क्या लिख सकते थे इसको? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब। अब ये क्या होता है? ये किसकी डायमेंशन है? किलोग्राम, एम की। ये किसकी डायमेंशन है? एल स्क्वायर की। ये किसकी डायमेंशन है? टी की पावर माइनस। ये किसकी यूनिट है? फिर बेस क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ याद कर लो थोड़ी बहुत बात। चलो भाई 10वां आ जाओ। अब मेरे को बताओ क्यू क्या होता है? आपको ये पता है क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। अब इसको क्या मैं आई टी लिख सकता हूँ? मोटा मोटा ऐसे लिख लो अभी, ठीक है? डिफरेंशियल फॉर्म में चलो मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओ कहीं। आई टी वैसे तो मैं डिफरेंशियल फॉर्म में काफी चीजें बताता हूँ 9th के जेई फाउंडेशन वालों को, लेकिन चलो आई टी इज इक्वल टू क्यू। अब इसकी यूनिट हमने क्या दी थी? आई दी थी। इसका क्या दिया था हमने? टी दिया था। I1 T1। अब इसमें क्या MLT 0 करके लिखूं? नहीं, आप चाहो तो इसको T1 I1 करके लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, हमने अभी I1 T1 लिख दिया। ये किसकी डायमेंशन है? Q की डायमेंशन है। और जब आप फॉर्मली लिखोगे ना किताबों में, देखो ऐसे लिखो हमने डायमेंशन ऑफ, ये Q की डायमेंशन है। Q की डायमेंशन क्या है? I1 करंट और T1 करंट और उसका टाइम का प्रोडक्ट। या इसको काफी बुक्स में A1 T1 लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको। चलो अब करंट की बात हो गई, अब डेल्टा भी निकाल दो, डेल्टा वी निकाल दो मुझे। अच्छा डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। 11वां पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रेजिस्टेंस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो मुद्दे की बातें जो मुझे बतानी थी। चलो 11वें पे आ जाओ। 11वां क्या है? डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी क्या होता है? आप बोलोगे आई आर, आर की डायमेंशन नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते। डेफिनेशन याद करो, डेल्टा वी क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, पर यूनिट
चार्ज, एक यूनिट चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब क्या वर्क डन की डायमेंशंस, वर्क डन की डायमेंशन मुझे नहीं पता, पता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। कैसे? देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स की एम एल टी की पावर -2 इंटू में एल एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब क्यों की नहीं पता, अभी तो निकाली मैंने आई टी I1 T1। अब देखो ये क्या हो जाएगा सब -1 की पावर में, तो m1 l स्क्वायर टी की पावर -2 -1 टी की पावर -3 i की पावर -1। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर की बजाय ए की पावर लिख दो, चलो ए की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन है हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की निकली कि नहीं निकली, निकल गई डायमेंशंस। चलो पोटेंशियल डिफरेंस से आगे बढ़े, एक प्रेशर की एक फ्रीक्वेंसी की निकलवा के पूरा यूनिट खत्म करते हैं, फिर मैं आपको कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगा कुछ बेहतरीन बात। बढ़े आगे, हाँ जी चलो रेजिस्टेंस। अब देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, बेसिक बात। ओम्स लॉ था क्या था मुझे कमेंट में बताना, मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा डिटेल्स। चलो भाई अब देखो हम के डेल्टा वी बाय आई को आर के बराबर लिख सकते हैं, हाँ जी। तो क्या डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बाय आई की जो भी डायमेंशन आएंगी, क्या वो डायमेंशन ऑफ आर के बराबर नहीं होंगी, हाँ जी होंगी। ठीक है, तो डेल्टा वी की डायमेंशन आपने क्या निकाली, डेल्टा वी की डायमेंशन क्या निकाली, m1 l स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1 बटे में आई, आई को क्या लिखा हमने आई। ठीक है, बड़े आगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1 आई की पावर -2। तो ये वैल्यू क्या है, डेल्टा आर की डायमेंशन, वो सॉरी आर की डायमेंशन है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये। ठीक है, चलो भाई दो मैं होमवर्क में दे दूं, दो मैं होमवर्क में देता हूं फॉर्मूला बता के, कमेंट में बताओगे आप लोग 11-12 करेंगे। ठीक है, 13th और 14th होमवर्क में देता हूं, कमेंट बताना। ठीक है, 13th और 14th। ठीक है, एक तो आप बताओगे मुझे प्रेशर की, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय जिस एरिया पे वो एक्ट करती है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन सबको पता है। और 14th में आपको बताता हूं फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम। ये दो बेसिक बेसिक सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, इनका जवाब मुझे कमेंट में कृपया करके दे दीजिएगा। I request all of you to please answer me the following questions in the comment section of the video. ठीक है, अब आ जाओ कुछ कांस्टेंट्स की बात करते हैं। कांस्टेंट जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू कमेंट में बताओगे आप लोग मुझे। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्या डायमेंशन हो सकता है, यूनिट्स होते हैं, यूनिट तो होता है, डायमेंशन भी होते हैं क्या उसके। और दूसरी बात, क्या कोई ऐसा कांस्टेंट भी इसके डायमेंशन नहीं होते, दैट इज द थिंग। चलो बढ़े आगे, हाँ जी अब हम बात करेंगे कुछ कांस्टेंट्स की, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा बढ़िया चीजों की। जैसे हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पकड़ो, वैल्यू मतलब फॉर्मूला पकड़ो, चलो G m1 m2/r²। तो हम जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, FR² बाय m1 m2 इज इक्वल टू, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ना, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। अब देखो अब हम इसकी डायमेंशंस को, मतलब जो भी इधर बना है इसकी डायमेंशन क्या इसकी डायमेंशन के बराबर नहीं होंगी, हाँ जी होंगी, क्योंकि यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ जी। अब देखो जी की डायमेंशंस को यूनिट से भी निकालना चाहो तो यूनिट से भी अभी सिखाते हैं, चलो आ जाओ। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी की पावर -2 एम एल टी की पावर -2, आर स्क्वायर की क्या होगी एल स्क्वायर, नीचे क्या होगी एम मास इंटू एम, ये क्या होंगी हमारी डायमेंशंस ऑफ।
अब देखो ml स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी बढ़े आगे आ जाओ, ml स्क्वायर l क्यूब t की पावर -2 नीचे आ जाएगा m स्क्वायर। अब डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, 1 - 2 1 - 2 -1, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, जी की डायमेंशन आ गई, हाँ जी आ तो गई। अब इसको यूनिट से डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की, इसकी मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम ये कट गया, वैल्यू क्या बनी, ऊपर क्या है मीटर क्यूब, बाय में नीचे क्या आया किलोग्राम, बाय में सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब m1 t स्क्वायर, ठीक है ऐसे ही लिखेंगे, हाँ जी m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2, ये चीज समझ में, m की पावर -1 l का क्यूब t की पावर -2, m की पावर -1 l का क्यूब t की पावर -2, यही डायमेंशन है इसकी भी, और यहां से भी हमने यही derive करी। तो क्या कांस्टेंट की डायमेंशन हो सकती हैं, यस, अ कांस्टेंट कैन हैव डायमेंशंस, यस, अ कांस्टेंट कैन हैव डायमेंशंस, कि एक कांस्टेंट की भी डायमेंशंस हो सकती हैं, कोई इशू की बात नहीं है कि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या कुछ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स भी हैं, डायमेंशनलेस जिनकी डायमेंशंस ही ना हो, हाँ जी बिल्कुल है, आ जाओ बात करूं कौन से कांस्टेंट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, चलो आज देखो भाई, चलो दूसरी क्वांटिटी में जिसकी बात करूंगा वो कौन सी है हमारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सी, u इज इक्वल टू सी बाय, या अगर हम u2 बाय u1 को v1 बाय v2 हिसाब से लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो चीज मैं यहाँ पे अब बात नहीं कर रहा, अभी अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ सी बाय वी की। तो भाई इसकी जो डायमेंशन होंगी, डायमेंशन ऑफ u, ये किसकी डायमेंशन के बराबर होंगी, डायमेंशन ऑफ सी बाय वी। अब सी बाय वी की डायमेंशन मुझे बताओ, एल टी की पावर -1, ये भी स्पीड की डायमेंशन और ये भी स्पीड की, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा आपस में, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो L0 T0, तो इसकी वैल्यू क्या आई m0, मास में तो वैसे कुछ नहीं, L0 T0, और आगे तक सब में निकालते जाओ, डायमेंशन क्या है म्यू की, 0 m0 L0 T0, सब में, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 0। तो क्या पॉइंट है, दो पॉइंट्स लिखो, सम कॉन्स्टेंट्स में हैव अ डायमेंशन, दूसरा पॉइंट, सम कॉन्स्टेंट्स may not have a डायमेंशन, और जिनके डायमेंशन नहीं होते उनको पता है हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस। और ऐसी क्वांटिटीज भी हो सकती है जिनकी कोई डायमेंशन ना हो, और अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती उनको क्या कहा जाता है, डायमेंशनलेस कहा जाता है, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस की बात, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस का क्या मतलब होता है बताओ मुझे, कोई यूनिट ना होना, और डायमेंशनलेस का क्या मतलब होता है, कोई डायमेंशंस ना होना, ठीक है। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है कि जिसकी डायमेंशंस हो लेकिन यूनिट्स ना हो, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती जिसकी डायमेंशंस हो लेकिन यूनिट का हो,
नो सच क्वांटिटी, नो सच फिजिकल क्वांटिटी कैन एग्जिस्ट। तो चलो ये बात थोड़ी सी मैं इसको ना साइड करके लिखता हूँ, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस की कहानी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी कहानी आपसे डिस्कस करनी है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब बताओ, क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है इसकी डायमेंशंस हो लेकिन यूनिट्स ना हो? क्या ऐसी हो सकती है? नहीं। नो फिजिकल क्वांटिटी, नो सच फिजिकल क्वांटिटी, लिखो नो सच फिजिकल क्वांटिटी कैन एग्जिस्ट which has dimensions but no unit। जैसे आपने यू देखा, क्या इसकी डायमेंशंस थी? नहीं थी। क्या इसकी यूनिट थी? नहीं थी। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस हो, या किसी की डायमेंशन मान लो एल दिखा रही हो, टी माइनस वन दिखा रही हो, क्या ये ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई यूनिट ना हो? ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनी जिसकी डायमेंशंस हो लेकिन यूनिट्स ना हो। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जरूर है, देयर आर। ये वो 1% वाला केस है जिसके अंदर आप डायमेंशंस टू, ये वो 1% वाला केस है जिसके अंदर यूनिट्स टू डायमेंशंस का जो कन्वर्जन होता है ना, कि यूनिट से डायमेंशन निकालनी, डायमेंशन से यूनिट्स निकालनी, वो कैंसिल हो जाता है। ये वो 1% केस है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विद नो डायमेंशंस, जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, बट दे हैव यूनिट्स, लेकिन उनकी यूनिट्स होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी यूनिट्स, ये चीज समझो कि ऐसी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब जिनका m0, l0, t0, k0, a0, मोल 0 और कैंडिला तक 0, लेकिन फिर भी उनके पास यूनिट्स हैं। जैसे कि इसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? दो लाइंस, मतलब 2D, या दो प्लेन्स के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है, इसके सेक्सोडेसिमल सिस्टम होता है, रेडियन सिस्टम होता है, और भी कई तरीके के सिस्टम होते हैं, ब्रिटिश सिस्टम होता है, ग्रीक सिस्टम होता है। तो ये सब चीजें आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। तो ये जो थीटा है, ये जो हमारा प्लेन एंगल का थीटा है, इसकी यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट तक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है आपको पता है? इसकी एसआई यूनिट है रेडियंस। और इसकी ना कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको सिखाता हूं, देखो ये क्या है आपको पता है? ये थीटा क्या है एक्चुअल में? ये रेडियंस क्यों लिया गया? रेडियस वर्ड से जुड़ा जुड़ा क्यों लगता है? समझो थोड़ी सी कहानी को। ठीक है, ये अगर हमने एक लिया, क्या है ये? गोला, और ये है एल लेंथ और ये है आर रेडियस। तो पता है थीटा को कैसे डिफाइन किया गया? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये क्या? एल बाय एल। लेंथ ऑफ आर्क एल में ही तो मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, और ये रेडियस का, ये भी सेंटीमीटर, तो ये क्या है? L0। और इसकी बाकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट है रेडियन, तो इसकी कई सारी और यूनिट है, डिग्रीज है, मिनट्स है, सेकेंड्स है, कई सारी यूनिट्स हैं इसकी। ठीक है, इसके डिग्री होते हैं, इसके मिनट्स होते हैं, इसके सेकेंड्स तक अदर यूनिट्स में आते हैं, इसके अदर यूनिट्स। तो ये क्या है? ये क्या है? ये इस रेशियो को एक नाम दिया गया है। ये क्या है? इस रेशियो के नाम दिए गए, इस रेशियो को एक यूनिक नेम असाइन किया गया है। यूनिट क्या होती है? रेशियो का यूनिक, यूनिट क्या होती है? यूनिक नेम जो किसी स्टैंडर्ड को असाइन होता है। तो यहां पे एक रेशियो को एक यूनिक नेम कहा गया, जिसको हमने यूनिट का नाम दे दिया, क्योंकि एक यूनिक नेम तो है, और वो क्या है? रेडियंस। लेकिन आप एक और क्वांटिटी देखो, इसी के जैसे ही इसका भाई होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? ये हमने बनाई एक कॉनिकल कैविटी जहां पे कोई जगह नहीं है। चल थोड़ी सी छोटी सी मैं बना दूंगा, कॉनिकल कैविटी, ये वैल्यू है थीटा। सॉलिड एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं इससे, ठीक है, जो हमारा ओम का साइन होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है? ए बाय आर स्क्वायर, डिफरेंशियल फॉर्म में डी ए बाय आर स्क्वायर। अब ए बाय आर स्क्वायर क्या है आपका? एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो इसकी भी डायमेंशन एल की पावर 0। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक रेशियो को यूनिक नेम दिया गया, और इसकी एसआई यूनिट पता है? मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था। सॉलिड एंगल की
सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट में पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, मैंने वहां के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। स्टर्डियन होती है, स्टर्डियन, और इसका साइन होता है एस आर डॉट। सॉलिड एंगल की भी एसआई यूनिट है, लेकिन ये क्या है, रेशियो को जो यूनिक नेम दिया गया है उसको मेजरमेंट करने के लिए, स्टर्डियन वो, ये देखो ना ये क्या है, आप पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बचा क्या, पाई एवरेज। अब ये नहीं कि हाँ स्टर्डियन पाई के बराबर, नहीं ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंशियल फॉर्म में डीए बाय आर स्क्वायर होता है जब हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अभी ऐसे समझ लो, तो एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, पाई की तो ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में आया? तो ये 1% वाला केस है जहां पे यूनिट और डायमेंशन की नहीं बनती। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी यूनिट हो लेकिन वो फिर भी डायमेंशनलेस हो, लेकिन ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती जिसकी डायमेंशन हो लेकिन वो यूनिटलेस हो। नो फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशंस कैन बी यूनिटलेस। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में नहीं बनी है जिसकी डायमेंशन हो लेकिन उसकी यूनिट ना हो, लेकिन ऐसी रेयर क्वांटिटीज बन चुकी हैं जो क्या हो, जो डायमेंशनलेस हो। इन रेयर केसेस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस, जो डायमेंशनलेस हैं उनकी यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादातर जब एक रेशियो को कोई नाम दे दिया जाए तो हम इसको कंसिडर करते हैं। समझ में आगे, काफी ज्यादा घिचड़ पिचड़ मच चुकी है, इसको ढंग से नोट कर लेना। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट अपने नोट्स में ऐड कर लेना। स्टर्डियन मैंने पिछले लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगले लेक्चर की तैयारी करते रहे। अगला लेक्चर जल्द ही आएगा, और किस टॉपिक पे आएगा अगला लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के 2 पार्ट्स। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और ये सारे नोट्स को रिवाइज करते रहें।